Hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our physics class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और आज फिर से जो कल की वीडियो थी उसको मैं दोबारा यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि वॉइस में प्रॉब्लम थी। तुम कह रहे थे इतनी सुरीली आवाज है सर कि मैं फ्लैट हो गया भाई। तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तुम्हें इम्प्रेस कर पाया। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है अपना मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इन सबको करना हम लोगों ने सीख लिया है, फॉर्मूले वगैरह सब सीख लिए हैं। आज हम लोग बढ़ेंगे एक्सेलरेशन की तरफ और एक्सेलरेशन में जानेंगे एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे अपने कुछ इक्वेशन, मोशन के इक्वेशन। तीन इक्वेशन मोशन की होती है जिसको तुम पहले सीख चुके हो। आज उसको डेरिवेशन करना सीखेंगे कि किस तरीके से उसे हम डेरिवेट करेंगे और कैसे उसका यूज करेंगे अपने आने वाले टॉपिक्स में। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आई होप सो कि आवाज हमारी अच्छी के साथ साथ तुम्हें समझ में भी आ रही होगी। ठीक है, थोड़ा दिमाग में घुस रही होगी। इम्प्रेस सिर्फ करना मेरा मकसद नहीं है, मकसद कुछ और भी। चलिए भाई शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहला टॉपिक आता है एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला टॉपिक, बात उठती है कि सर जी एक्सेलरेशन आखिर क्या होता है। तो एक्सेलरेशन होता है, पढ़ते आए हुए हो बचपन से ही, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? जब हमारी वेलोसिटी में किसी प्रकार का चेंज आता है। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, चला जा रहा है, एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, एक बार देख लेता हूँ छोटा किया हूँ कि नहीं। हाँ ठीक है, हाँ नहीं तो कल अलग अलग कहानियां हो रही हम लोगों के साथ। चलिए भाई शुरू करते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट एज टाइम पासेज, वी से दैट इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेम टाइम ड्यूरेशन में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तब हम कहेंगे भाई साहब वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म चल रही है। इफ द वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, इट इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। लेकिन कभी वो 6 मीटर पर सेकेंड तो कभी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, वेलोसिटी से चल रहा है, तब हम उसको क्या कहेंगे कि यस ये एक्सेलरेट कर रहा है। ध्यान रखना, स्पीड और वेलोसिटी साथ साथ हम बोल दे रहे हैं, तो उसके बीच में जो मतलब कॉमन चीज है, जो डिफरेंस है, उसको समझते चलना कि वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है और स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यूनिट दोनों की सेम होती है, मीटर पर सेकेंड। द एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डेफिनेशन यहाँ दे दी गई, लिखना है इसको भाई साहब। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हेंस अ चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ विल चेंज द वेलोसिटी। ध्यान रखना, वेलोसिटी क्या है? एक है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो भाई साहब मैग्नीट्यूड में चेंज होगा तब वेलोसिटी में चेंज होगा, डायरेक्शन में चेंज होगा तब पर भी हमारे वेलोसिटी में चेंज होएगा। समझ में आया? तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी रहती है वो दोनों पर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड चेंज तब भी चेंज, डायरेक्शन चेंज हो तब भी चेंज। लेकिन स्पीड है, स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तभी उसकी स्पीड चेंज होगी। डायरेक्शन चाहे जो करो, स्पीड को उससे मतलब नहीं है। Suppose the velocity of particle at time t1 is v1 vector and at time t2 it is v2 vector. The change produced in time interval t1 to t2 is v2 minus v1। कह रहे हैं किसी एक विशेष टाइम पर t1 में, t1 टाइम पर v1 वेक्टर वेलोसिटी है और t2 टाइम पर v2 वेक्टर वेलोसिटी है। तो जो वेलोसिटी में चेंज है, जो इस टाइम इंटरवल में चेंज होगा वेलोसिटी का, v2 माइनस v1 होगा। वी डिफाइन द एवरेज एक्सेलरेशन एज अ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। हम एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, v2 minus v1 upon t2 minus t1। Again, the average acceleration depends only on the velocities at time t1 and t2।
कह रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन डिपेंड्स क्या किस पे कर रही है, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है, t1 और t2। हाउ द वेलोसिटी चेंज इन बिटवीन t1 एंड t2 इज नॉट इंपॉर्टेंट इन डिफाइनिंग द एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन में हमको सिर्फ और सिर्फ चाहिए v2 v1 t2 t1। ये चेंज कैसे आ रहा है, वेलोसिटी कैसे चेंज हो गई, आखिर ऐसा कौन सा प्रभाव उस पर पड़ा कि वेलोसिटी चेंज हो गई, इसका एवरेज एक्सेलरेशन से कोई लेना और देना नहीं है। ठीक है भाई, एवरेज एक्सेलरेशन क्लियर, एक्सेलरेशन क्लियर, एवरेज एक्सेलरेशन क्लियर। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो चेंज इन वेलोसिटीज, चेंज इन वेलोसिटीज अपॉन टाइम इंटरवल, वही होगा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिस तरीके से एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से, जैसे रिलेशन था एवरेज स्पीड का इंस्टेंटेनियस स्पीड से, वही रिलेशन है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से। Instantaneous acceleration of a particle at time t is defined as acceleration limit delta t tends to 0 delta v vector upon delta t, और इसको dv vector upon dt भी लिख सकते हैं। मतलब जब भी हम लोग dv by dt करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, तो वो एक्सेलरेशन को शो करेगी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हुआ, किसी एक इंस्टेंट पर हमारा एक्सेलरेशन कितना था, किसी एक इंस्टेंट पर हमारी वेलोसिटी में क्या चेंजेस थे, तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। वेयर डेल्टा v इज द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द टाइम t एंड t प्लस डेल्टा t और t प्लस डेल्टा t के बीच का जो टाइम इंटरवल है, इसमें जो भी वेलोसिटी चेंज हुई है, वही हमारी क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। t और t प्लस डेल्टा t के बीच में डेल्टा t टाइम इंटरवल होगा, और डेल्टा t क्या है, टेंस टू जीरो है, मतलब लगभग जीरो के बराबर है, तो वेलोसिटीज में जो चेंज होगा वो भी लगभग जीरो के बराबर होएगा। At time t, the velocity is v, and at time t plus delta t, it becomes v plus delta v. Delta v vector upon delta t is the average acceleration of the particle in the interval delta t. As delta t approaches zero, this average acceleration becomes the instantaneous acceleration. कह रहे हैं अगर delta t approaches to zero होगा, जो कि होता ही है, तो हमारा average acceleration instantaneous acceleration के equal हो जाएगा। ठीक है भाई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन। भाई साहब, चाहे जो हो तो एक्सेलरेशन ही, तुम इंस्टेंट एक्सेलरेशन हो चाहे एवरेज एक्सेलरेशन हो तो एक्सेलरेशन ही भाई ना। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज एल टी माइनस टू। डायमेंशन सीखे थे अपने फर्स्ट चैप्टर में, तो एल टी माइनस टू होता है, एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एब्रीवेटेड एज एम अपॉन एस स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज अपना पहला टॉपिक यहाँ पर बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से कवर कर लिया है। अब अपना आता है मेन टॉपिक, जो इस चैप्टर का नाम ही है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। कल हम लोगों ने पढ़ा था एनसीईआरटी कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को बाउंड कर देंगे, भाई साहब ना तुम इधर टहलोगे ना तुम उधर टहलोगे, तुम सीधे डायरेक्शन में चलोगे, तुम सीधे डायरेक्शन में चलोगे, तो वो होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। When a particle is constrained to move on a straight line, the description become fairly simple. ठीक है, जब उसको हम कंस्ट्रेंट कह दें, भाई साहब इधर उधर नहीं टहलना, तुमको सीधे जाना है, तो हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है उसको डिस्क्राइब कर पाना। We choose the line as the x-axis and a suitable time instant at t equals to 0. Generally, the origin is taken at the point where the particle is situated at t equals to 0. हम origin उसको मानते हैं, किसको, रेस्ट पर। टाइम हम ये लेट करते हैं कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो उस समय टाइम क्या है, 0 सेकेंड। ठीक है, मानते हैं, सपोज करते हैं टाइम कभी 0 नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, उसकी 0 मीटर पर सेकेंड थी। द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाई इट्स कोऑर्डिनेट x एट दैट टाइम। द वेलोसिटी इज v इक्वल्स टू dx बाई dt। वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जहां पर x क्या है, हमारी डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और स्पीड की, स्पीड वेलोसिटी स्पीड v की बात करेंगे तो यहाँ पर ये x डिस्टेंस होगा।
एंड द एक्सेलरेशन किसका डिफरेंशिएशन होता है? तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसको हम यदि इस तरीके से लिख देते हैं, जैसे भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी अपॉन dt है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी अपॉन dt, और v की जगह वेलोसिटी डिफाइन होता है dx बाई dt, dx बाई dt। ठीक है, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो d2x अपॉन d2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। अगर d2 हो गया है, d2 हो गया है, इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख दिए हैं। आई होप सो कि ये समझ में आ गया हो। अब जो थ्री इक्वेशंस होते हैं मोशन के, उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। If dx upon dt is positive, the direction of the velocity is along the positive x-axis। कह रहे हैं यदि dx upon dt पॉजिटिव होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम का आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हमारी वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस की तरफ क्या करेगी? चल रही है, पॉजिटिवली चल रही है। एंड इफ dx अपॉन dt इज निगेटिव, dx अपॉन dt क्या है ये समझ रहे हो नहीं? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डिफरेंशिएशन स्पीड की बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द डायरेक्शन इज अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। यदि dx अपॉन dt हमारा निगेटिव होगा, तब हमारी वेलोसिटी भी निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भागेगी। सिमिलरली इफ dv अपॉन dt इज पॉजिटिव, यदि हमारा dv अपॉन dt मतलब एक्सेलरेशन, dv अपॉन dt पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। भाई एक्सेल dv अपॉन dt क्या है? एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन है। एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dv अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, वही तो एक्सेलरेशन होता है, और कुछ तो होता नहीं। ठीक है, द एक्सेलरेशन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड इफ dv अपॉन dt इज नेगेटिव, द एक्सेलरेशन इज अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। और जब dv अपॉन dt हमारा नेगेटिव आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम नेगेटिव आएगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारे एक्स एक्सिस के निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। The magnitude of v is speed. If the velocity and the acceleration are both positive, the speed increases। कह रहे हैं वेलोसिटी और हमारा एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव है, दोनों एक्स एक्सिस तरफ भाग रहा है, इसका मतलब स्पीड हमारी क्या है? इंक्रीज हो रही है, स्पीड बढ़ रही है। और यदि दोनों निगेटिव होते हैं, इफ बोथ ऑफ देम आर निगेटिव, देन ऑल्सो द स्पीड इंक्रीजेस। यदि दोनों ही निगेटिव होते हैं, हमारी वेलोसिटी भी निगेटिव है, एक्सेलरेशन भी निगेटिव है, तब हमारा स्पीड जो होगी तब पर भी बढ़ेगी। समझ लो दोनों केस, दोनों पॉजिटिव की तरफ है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव हैं, तब भी हमारी स्पीड बढ़ेगी। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निगेटिव है, एक्स एक्सिस के निगेटिव की तरफ भाग रहा है, तब पर भी हमारी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन अगर when the बट इफ दे हैव अपोजिट साइंस, द स्पीड डिक्रीजेस। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन निगेटिव है, या फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और इस वेलोसिटी हमारी निगेटिव है, तब स्पीड हमारी घट जाएगी। मतलब मतलब यह है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तब स्पीड बढ़ रही है। लेकिन अगर दोनों अपोजिट साइन में है, अपोजिट साइड में है, तब उनकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। When the speed decreases, we say that the particle is decelerating। पार्टिकल क्या है? डिसेलरेट कर रहा है। डिसेलरेशन इज इक्विवेलेंट टू निगेटिव एक्सेलरेशन। और डिसेलरेशन को क्या इस पर डिफाइन किया जा रहा है? निगेटिव एक्सेलरेशन से, कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, निगेटिव में जा रहा है। एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट इज सेम एज डिसेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ईस्ट की तरफ जा रहा है, एक्सिलरेट हो रहा है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से किधर जा रहा है? वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो क्या हो रहा है? डिसेलरेट हो रहा है, एक्सिलरेशन का अपोजिट हो रहा है। धीरे धीरे एक्सिलरेशन में निगेटिव चेंज देखने को मिल रहे हैं। मोशन विद कांस्टेंट एक्सिलरेशन। ठीक है, इसको बहुत ध्यान समझो, डेरिवेशन करने के लिए आ जाता है।
कि डेरिवेट करो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, डेरिवेट करो x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डेरिवेट करो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। तो कैसे डेरिवेट करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सपोज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज a एंड रिमेन्स कांस्टेंट। हम लोग ये सपोज करेंगे भाई साहब कि हमारे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन a है और कांस्टेंट है। मतलब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। लेट द वेलोसिटी एट टाइम जीरो बी यू, मतलब रेस्ट पर उसकी वेलोसिटी क्या है? u। एट एट जीरो टाइम उसकी वेलोसिटी क्या है? u। एंड द वेलोसिटी एट टाइम t बी v। और जैसे टाइम हमारा t हो गया है, वेलोसिटी क्या हो गई? v। टाइम जब हमारा जीरो था तो वेलोसिटी हमारी u थी, और टाइम जब t हो गया है तो हमारी वेलोसिटी u हो गया, v हो गया। तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा? हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन dt इक्वल्स टू a। ये लिख सकते हैं। भाई एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन dt। dv को हम लोग लिख सकते हैं a dt। dv को हम क्या लिखेंगे? a dt। बहुत ध्यान से उसके बाद हम क्या करेंगे? अब देखो dv क्या है? dv है एक बहुत ही छोटा वेलोसिटी का बहुत ही बहुत बहुत ही छोटा सा पार्ट। और हमें क्या करना है? जितनी भी छोटी 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 वेलोसिटी उनको इंटीग्रेट करना है, उनको सम अप करना है। तो डी वी कर देंगे। इसी तरीके से इधर भी ए डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब v, जो dv है हमारा, इसकी अपर लिमिट क्या है? v। और लोअर लिमिट क्या है? u। a dt टाइम का लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट t है। इसको सॉल्व करेंगे। dv, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? dv का इंटीग्रेशन, अरे भाई सीखे थे, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा? v। देखो इसको हम यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, छोटा 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 लिख रहे हैं, v। और इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और लोअर लिमिट u अपर लिमिट v इक्वल्स टू, अब ए डी टी है, ए डी टी में एक्सेलरेशन क्या होगा? एक कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, ए बाहर निकाल देंगे, और dt का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा। आएगा ना भाई? इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट t। वही जीरो टी किसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट है? जीरो किसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट है भाई? इस टी की, इस टी की तो यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू एक बार हमें, वेलोसिटी की एक बार वैल्यू v रखनी है और एक बार u रखनी है, और अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। ठीक है। टाइम की वैल्यू एक बार t रखेंगे, एक बार जीरो रखेंगे, तो हमारा यही तो आएगा। एक बार तो ए टी आएगा, और एक बार a मल्टीप्लाइड बाई जीरो आएगा, a मल्टीप्लाइड बाई जीरो। तो ये बनेगा v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। समझ गए? सबसे पहले हम क्या किए? एक्सेलरेशन को किस तरह की फॉर्म लिखे? dv अपॉन dt। तो dv इक्वल्स टू a dt हो गया। उसके बाद हम क्या किए? dv जो है छोटी सी वेलोसिटी है, बहुत ही छोटी सी, इसको क्या किया? हम इंटीग्रेट कर दिए। और इंटीग्रेशन में ध्यान रखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखनी है। लोअर लिमिट क्या थी वेलोसिटी की? u। अपर लिमिट क्या थी? v। टाइम की लोअर लिमिट क्या थी? जीरो। अपर लिमिट क्या थी? t। उसके बाद इंटीग्रेशन हमने किया है, सिखाया है तुमको, तीन क्लास शायद हमने लिया था उसकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की, उसमें सिखाया। ठीक है। तो dv का हमारा इंटीग्रेशन v हो गया, अपर लिमिट v u इक्वल्स टू a। t का dt का इंटीग्रेशन t हो गया, तो t जीरो आ गया, तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। ये तुम्हें सिखाए थे इसके प्रीवियस वीडियो में कि किस तरीके से अपर लिमिट लोअर लिमिट दी रहती है तो इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है। आई होप सो कि ये फर्स्ट वाला अब क्लियर हो गया होगा। अब इसको यहाँ पर हम इरेज कर रहे हैं, इसको खुद से भाई साहब ट्राई करना, और याद हो जाए कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, किस तरीके से इंटीग्रेशन होता है, किस तरीके से डेरिवेशन हो रहा है इक्वेशंस का। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्लियर हो गया। अगला चलते हैं।
अगला देखो, इक्वेशन 3.12 में बी रिटन एज, ये जो इक्वेशन आया है हमारा रिजल्ट आया है, इसी से हम दूसरा इक्वेशन अपना प्रूव करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है भाई, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, इसको हम कंसिडर की। वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो वेलोसिटी होता है भाई। तो वेलोसिटी को ये लिख दिया, इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। dt को उधर भेज दें, तो dx इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और dt, ठीक है भाई। अब dx, ये तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, बहुत ही छोटा सा हमारा मेजरमेंट है, इसका क्या कर दें हम, इंटीग्रेशन। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, इधर भी और इधर भी, u प्लस ए टी डी टी, ठीक है। अब देखो इसकी भी अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देंगे, तो इसकी अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट x है, और ये dt है टाइम की, अपर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखो dx, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर दो दो टर्म है, कितने टर्म है, दो टर्म है, तो इसको अलग अलग हम कर देंगे, u dt प्लस, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, और ए टी, ए टी डी टी, ठीक है। अब देखो इधर वाला तो इधर ही रखे रहने देंगे, ब्लैक पेन लेते हैं, ब्लैक कुछ अच्छा दिखेगा। हाँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब देखो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, आई होप सो कि दिख रहा होगा, ठीक है। इक्वल्स टू यू डी टी, तो यू डी टी, इधर इधर देखो इंटीग्रेशन यू डी टी कर रहे हैं, तो यू हमारा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, तो यू को बाहर निकाल देते हैं, इधर 0 टी डी टी होगा, प्लस ये ए टी डी टी है, एक्सेलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, एक्सेलरेशन को बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट जो होता है वो बाहर निकल आता है, उधर टी डी टी बचेगा, और इधर भी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट टी रहेगा। इसको ऐसे ही रहने दे अभी, x, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x, u, u इस तरीके से लिख दिए, और dt, dt का हमारा इंटीग्रेशन जो होगा वो t होता है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, प्लस ये वाला करेंगे a एक्सेलरेशन, और टी डी टी इसको सॉल्व करेंगे, टी डी टी को सॉल्व करेंगे, तो इसको इंटीग्रेशन तुम्हें सिखाया हूं मैं, कि टी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टी की पावर 1 है, और जो पावर वाला रहता है उसमें हम क्या करते हैं, कि पावर में एक ऐड कर देते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर में हम पावर के साथ एक और ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट टी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये x माइनस 0 होगा, एक बार हमें ये x की वैल्यू x रखनी है, एक बार x की वैल्यू 0 रखनी है, तो x माइनस 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा u, एक बार t की वैल्यू हमें t रखनी है, एक बार 0 रखनी है, तो ut माइनस 0 हो जाएगा। इसको देखो, तो एक बार हमें t वैल्यू रखनी है और एक बार 0 रखनी है, तो ये ए टी स्क्वायर अपॉन 2 होगा, और एक बार a मल्टीप्लाइड बाई 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x, ये ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो आएगा, और यही तो हमें लाना भी था। भाई सब देखने की कोशिश करोगे दिख जाएगा, ठीक है। अगर देखने की तुम कोशिश करोगे तो सारे कुछ दिख जाएंगे भाई साहब, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो काले अक्षर है, ठीक है। तो अब लेकिन इसको खुद से एक बार ट्राई करना, खुद से नहीं करोगे तब भाई साहब फिर दिक्कत बनेगी। तो x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ये अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है, ठीक है। आगे चला जाए, अब इसको इरेज करना है भाई। अब अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
हम लोग देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वो भी है। क्या यार, इरेज करने में पूरा समय निकल जाएगा क्या भाई? चलो। अब भैया वापस से हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यही तो हमारी आई थी ना अभी, फर्स्ट इक्वेशन से ही सबको डेरिवेट कर रहे हैं। हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमारा क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई अपना पहला इक्वेशन हमने लिया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वही ला करके हमने स्क्वायर कर दिया उसका। तो ये बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू यू ए टी। यही बनेगा कुछ, ठीक है, यही कुछ बनेगा ना। थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं। इसके बाद हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, देखो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस इन दोनों में से ए स्क्वायर टी स्क्वायर और टू यू ए टी में, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें याद करना पड़ेगा कि इन दोनों में हम टू ए कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, टू ए कॉमन लेंगे। और टू ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पर इस वाले में हमारे बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा। तुम कहोगे सर जी यहाँ से टू कैसे कॉमन ले लिए, तो यही याद करना पड़ेगा, टू कॉमन इससे ले लेंगे तो इसके पास हाफ बचेगा। ठीक है, टू कॉमन ले लेंगे क्योंकि टू मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन टू होगा जब, तो ये वन हो जाएगा। ठीक है, तो टू अपनी सुटेबिलिटी के लिए, अपने सहूलियत के लिए हम लोगों ने टू कॉमन ले लिया है, टू ए। तो हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ बचेगा, और इस वाले में हमारा बचेगा टू ए चला गया, यू टी बचेगा। ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी बचेगा। और ये हम लोग अभी देखे हैं अपने सेकंड इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने देखा है कि जो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या पोजीशन। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, हमारा आंसर आ गया। इसमें तुम्हें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थर्ड वाले में नहीं करना, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये थ्री इक्वेशन है अपने मोशन की, इसको भाई साहब अच्छे से समझ लेना, डेरिवेट करना सीख लेना। Remember that x represents the position of particle at time t and not in general the distance traveled by it in time 0 to t। जो x है वो भाई हमारे पार्टिकल की पोजीशन को डिटरमाइन करता है, पोजीशन को बताता है। ये नहीं कि 0 से t टाइम इंटरवल में वो कितना डिस्टेंस कवर किया, वो सिर्फ और सिर्फ x हमारा क्या होता है, पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड गोज अप टू x इक्वल्स टू 4 मीटर, देन टर्न्स एंड इज एट x इक्वल्स टू 2 मीटर एट टाइम t, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 6 मीटर बट द पोजीशन इज स्टिल गिवन बाई x इक्वल्स टू 2 मीटर। मान लेते हैं हमारा एक पार्टिकल है जो कि x एक्सिस पर 4 सेंटीमीटर जाता है, 0 से 4 सेंटीमीटर जाता है और वापस 2 मीटर वापस आ जाता है। तो x की वैल्यू तो 2 मीटर होगी, लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। तो हमारा जो x है, बताने के मतलब जो हमारा x है इस इक्वेशन में, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है फ्रॉम द ओरिजिन, बस और कुछ नहीं है, डिस्टेंस जैसा कुछ नहीं है।
The quantities u, v and a may take positive or negative values depending on whether they are directed along the positive or negative direction. Similarly, x may be positive or negative. कह रहे हैं u है, v है, a है, ये सारी की सारी क्या है? x एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो हम केस के हिसाब से इनकी वैल्यू रखेंगे। उसी तरीके से हमारा x भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये पोजीशन को दिखा रहा है, डिस्टेंस को नहीं, पोजीशन को दिखा रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट है इस समय ओरिजिन से कितना दूर है, निगेटिव में है कि पॉजिटिव में है। तो इस तरीके से अपना आज का जो प्यारा सा टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा, आई होप सो। और आशा यही करता हूँ कि आवाज हमारी अच्छी गई होगी, ठीक ठाक समझ में भी आई होगी। ठीक है, तो तुम्हारा काम रहेगा कि एक बार अच्छे से वीडियो को देख लेना। ठीक है, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपनी कॉपी में लिख लो। ये डेरिवेशन खुद से सॉल्व करना आता है तो ठीक, नहीं तो फिर से पूछो हमसे, हम बताएंगे। उसके बाद अपनी एनसीईआरटी ओपन करना, और एनसीईआरटी में जहां तक तुम्हें लग रहा है कि आज का टॉपिक कवर हुआ है उसमें उसकी रीडिंग कर लेना। दिक्कत बनती है तो बताना, क्योंकि शाम को हम रीडिंग कराएंगे और तुमसे हम पूछेंगे कि भैया समझाओ। ठीक है, तो तुम्हें समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।